एक सम्राट था जो कि बूढ़ा हो चुका था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों में से किसी एक पुत्र को अगला सम्राट नियुक्त करना था। उस सम्राट को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने तीनों पुत्रों में से किस पुत्र को अगला सम्राट नियुक्त करे, क्योंकि उसके तीनों पुत्र बल, बुद्धि और राजनीति में एक से बढ़कर एक थे। वह यह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। वह पिछले कई महीनों से इसी उधेड़बुन में था कि किसी तरीके से उसे ये पता चल जाए कि इनमें से सबसे अच्छा सम्राट कौन बन सकता है, कौन है जो उसके इस साम्राज्य को और फैला सकता है, इसे और धनवान और समृद्ध बना सकता है। उसने कई बार अलग अलग तरीकों से अपने बेटों की परीक्षा लेने की कोशिश की। उसने उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछे, लेकिन हर बार तीनों ही राजकुमार सम्राट की नज़र में एक सामान्य योग्यता वाले सिद्ध हुए। सम्राट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हीं दिनों सम्राट के महल में एक बूढ़ा सन्यासी भिक्षा मांगने आता है। क्योंकि सन्यासी दोपहर के समय भिक्षा मांगने आया था, इसीलिए सम्राट उस सन्यासी से आग्रह करते हैं कि आज का भोजन वे महल में ही करें। भोजन करने के तत्पश्चात वो भिक्षा लेकर वहाँ से जा सकते हैं। सन्यासी सम्राट की बात मान लेता है और भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में जाकर बैठ जाते हैं। सन्यासी राजा के मुख पर उठ रही चिंता की लकीरों को देखकर ये अनुभव लगा लेता है कि राजा जरूर किसी उलझन या परेशानी में है। भोजन के पश्चात सम्राट और सन्यासी बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी सन्यासी ने सम्राट से पूछ ही लिया, महाराजा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप किसी बड़ी उलझन में हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे अपनी चिंता का साझा कर सकते हैं। सम्राट ने कहा, चिंता बस इसी बात की है कि अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। मेरे तीनों पुत्र किसी भी प्रकार से एक दूसरे से कम नहीं हैं। तीनों एक से बढ़कर एक हैं। समझ नहीं आता कि किसके हाथों में साम्राज्य सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, इस समस्या का समाधान तो बहुत आसान है। फिर उस सन्यासी ने सम्राट को एक तरकीब बताई जो सम्राट को भी काफी पसंद आई। इसके बाद उस बूढ़े सन्यासी ने सम्राट से जाने की आज्ञा ली और महल से चला गया। इस घटना के कुछ दिन बाद एक सुबह सम्राट ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया। तीनों पुत्रों को गेहूं का एक एक बोरा देते हुए कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। लौटने का समय निश्चित नहीं है, शायद 2-3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जब मैं वापस लौटूं तो तुम लोगों को ये गेहूं सुरक्षित मुझे वापस लौटाना है। एक भी दाना इधर उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर सम्राट तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। पिता के जाते ही बड़ा पुत्र गेहूं के उस बोरे को तिजोरी में बंद कर देता है और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा देता है, इस उम्मीद से कि जब पिता वापस आएंगे तो उन्हें यही सुरक्षित गेहूं का बोरा वापस लौटा देंगे। दूसरा बेटा सोचता है, तिजोरी में रखना बेवकूफ़ी होगी, क्या पता कितना समय लग जाए पिताजी को वापस आने में। तब तक गेहूं में कीड़े लग सकते हैं, वो सड़कर राख भी हो सकते हैं। यही सब सोचकर उस गेहूं को महल के पीछे खाली पड़ी जमीन पर फिकवा देता है, यह सोचकर कि इससे इतनी तो फसल हो ही जाएगी कि जब पिताजी वापस लौट कर आएंगे तो उन्हें एक बोरा गेहूं वापस कर दूंगा। यह सब सोचकर उस गेहूं को महल के पीछे खाली पड़ी जमीन पर फिकवा देता है, यह सोचकर कि इससे इतनी फसल तो हो ही जाएगी कि पिताजी को एक बोरा गेहूं वापस कर दूंगा। लेकिन वह कोई किसान तो था नहीं, उसे खेती की कोई समझ तो थी नहीं।
उसने गेहूं को ऐसे फेंकवाया जैसे कोई किसान कभी फेंकता ही नहीं। उसने गेहूं फेंकवाने से पहले ना ही जमीन की जांच की कि जमीन बंजर है या उपजाऊ, ना तो उसने जमीन जुतवाई थी और ना ही उसने उस जमीन से खरपतवार हटवाया था और ना ही किसी प्रकार से जमीन को तैयार किया था। बस भगवान भरोसे फेंक दिया था कि जब भगवान इतने सारे फालतू के पेड़ पौधों को उगा देता है तो मेरे गेहूं के पौधे तो उगा ही देगा। सबसे छोटे बेटे ने सोचा कि गेहूं को तिजोरी में रखना तो साफ साफ मूर्खता होगी। पिताजी के वापस लौटने तक उनका सड़कर राख होना तो निश्चित ही है और गेहूं को यूं ही किसी जमीन पर भगवान भरोसे फेंक देना भी जोखिम लेने जैसा ही होगा। इसीलिए उसने एक निर्णय लिया। वह एक किसान के पास गया। उसने उस किसान की मदद से एक अच्छी और उपजाऊ जमीन वाला खेत ढूंढा। खरपतवार हटवाकर उसे जोतवाकर तैयार करवाया और फिर उसमें बीज बोए। बीज बोने के साथ साथ वह समय समय पर उन्हें खाद और पानी भी दिया। 3 साल बाद जब पिताजी वापस लौट कर आए तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र से कहा कि पुत्र, गेहूं का बोरा कहाँ है। बड़े पुत्र ने अपनी तिजोरी खोली। तिजोरी खोलकर दिखाई तो उसमें राख के ढेर के अलावा और कुछ ना था। पिता ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवित दाने दिया था जिसमें असीम संभावना थी, तो वो विकसित होकर इन 3 वर्षों में सैकड़ों गुना हो सकते थे, लेकिन तुमने उन जीवित दानों को भी मिट्टी कर दिया। जो जिंदा थे उन्हें भी तुमने मार दिया। तो विकास की संभावना थी वो सब तुमने नष्ट कर दी। भला मैं तुम्हारे हाथों में राज्य देकर क्या करूँगा। तुम कुछ ही वर्षों में उसका भी यही हाल कर दोगे। सम्राट ने दूसरे पुत्र से पूछा, गेहूं के दाने कहाँ हैं? वो सम्राट को महल के पीछे उस बंजर जमीन पर ले गया जहां उसने दाने फेंकवाए थे, लेकिन वहां गेहूं का एक भी पौधा ना था। वह तो खरपतवार और कुछ कांटे के पेड़ जमे हुए थे। दाने फेंकवाने के पिछले 3 वर्षों में वह राजकुमार वहां दोबारा देखने भी नहीं आया था। पिता ने पूछा, कहाँ हैं गेहूं के पेड़? पुत्र ने कहा, मैंने तो यहीं पर बोया था, पेड़ पता नहीं कहाँ गए। सम्राट ने पूछा, गेहूं बोने से पहले जमीन की जांच की थी? जमीन को बीज बोने के लायक तैयार किया था? बेटे ने शर्मिंदा होते हुए कहा, नहीं, मैंने सोचा कि जब जमीन पर इतने सारे पेड़ पौधे झाड़ियाँ बिना बोए बिना ख्याल रखे इतने बड़े हो जाते हैं तो मेरे गेहूं के बीज उग ही जाएंगे और उनसे एक बोरा तो गेहूं निकल ही आएगा। सम्राट ने कहा, तुम भी इस साम्राज्य को संभालने के लायक नहीं हो। जो इंसान बीज बोने से पहले यह भी नहीं देखता कि जमीन कैसी है और बोने के बाद 3 साल तक वापस देखने भी नहीं जाता कि उसका क्या हाल है, वो इस साम्राज्य के साथ क्या करेगा, मैं यह साफ साफ देख रहा हूँ। सम्राट ने अपने तीसरे बेटे से कहा, गेहूं कहाँ है? वो सम्राट को एक बड़े से खेत के पास ले गया। सम्राट ने जितना गेहूं उसे दिया था उसका हजारों गुना हो गया था। खेत बड़ा सा बड़ा होता चला गया था, क्योंकि जितना भी गेहूं होता वह उसे अगले वर्ष बीज के रूप में उपयोग कर लेता। पिताजी देखकर हैरान रह गए।
उनके सामने एक विशाल लहलहाता खेत खड़ा हुआ था, जिसमें जीवन था। हवाएं जिसकी सुगंध को दूर दूर तक ले जा रही थी। सूरज की रोशनी जिस पर गिरकर चमक रही थी, जिसकी हरियाली से आंखों को सुकून और मन को शांति मिल रही थी। उसकी इस झूमती फसल को देखकर पिता का दिल भी झूम उठा और वह उत्साह से चिल्लाकर बोले, राज्य तो तू ही संभाल सकता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बीजों को नहीं संभाल सकते वे इतने बड़े राज्य को कैसे संभालेंगे। वह राज्य उस छोटे बेटे को सौंप दिया। दोस्तों, ये वे 3 राजकुमार दुनिया के अलग अलग तरह के लोगों और उन्हें मिलने वाले गेहूं के बोरे, हम सबको मिलने वाले समय का प्रतीक हैं। उन तीनों राजकुमारों की तरह ही हम सभी को भी एक समान समय मिलता है संभावनाओं को विकसित करने के लिए, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग कभी इस बात को जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि अपने समय को सही और सर्वोच्च उपयोग किया जाए। ठीक उसी पहले राजकुमार की तरह उसने जरा सा भी विचार और प्रयास नहीं किया गेहूं के विकास की संभावनाओं को बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने का। इसी प्रकार ज़्यादातर लोग अपने समय को फालतू के कामों में लगाकर उसका सही उपयोग न कर अपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर देते हैं और मिट्टी कर लेते हैं। उस तिजोरी में रखे गेहूं की भांति कुछ लोग उस दूसरे राजकुमार की तरह होते हैं जो समय और अवसरों की कीमत तो समझते हैं, पर लेकिन कभी भी पूर्णता के साथ अपना कर्म नहीं करते। ये हर काम में आधा अधूरा प्रयास करते हैं और जिंदगी भर असफलता का मुंह देखते हैं। कुछ जानने और समझने के बाद भी कभी कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। बस कुछ ही बिरले लोग होते हैं जो उस तीसरे राजकुमार की तरह होते हैं, जो अपने समय और जिंदगी में आने वाले हर मौके का भरपूर फायदा उठाते हैं, भरपूर उपयोग करते हैं। ये कर्मयोगी अपनी पूरी निष्ठा से अपना कर्म करने में लग जाते हैं। इनके मन में कोई डर और आशंका लंबे समय तक घर नहीं बना पाती। यही वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें जन्म के समय जो कुछ मिलता है उसे अपने अंत समय तक 1000 गुना करके संसार को वापस लौटा जाते हैं।